मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 17 तृतीय लिंग का बोध, ट्रांसजेंडर। ओके। जिसे इस पार्ट को लिखा किसने है? लेखकों के मंडल ने। ठीक है, लेखक के समूह ने लिखा है। ठीक है, लेखक समूह ने लिखा है इसे। प्राचीन काल, इस काल के संबंध में तो तथ्य मिलते हैं, यद्यपि उसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। फिर भी प्राचीन पौराणिक कथाओं के माध्यम से यह जानकारी जरूर मिलती है कि इस काल में लोग इस समुदाय के प्रति काफी सकारात्मक थे। तृतीय लिंग समुदाय के बारे में। ठीक है, इस काल की कथाओं में तृतीय लिंग समुदाय की पात्र काफी आदर्शवादी थे। रामचरितमानस, भागवत, महाभारत व अन्य पुराणों में अनेक बार किन्नरों का उल्लेख मिलता है। किंवदंती है कि त्रेता युग में श्री राम जब 14 साल के लिए वनवास जा रहे थे, तब अयोध्या वासी सरयू नदी तक उन्हें छोड़ने आए थे। नदी के तट पर श्री राम ने 14 साल बाद उन्हें फिर से मिलने का आश्वासन देकर वापस घर जाने का निर्देश दिया। कहा जाता है, राम की आज्ञा पाकर किन्नरों को छोड़कर सभी नर नारी वापस लौट आए थे। 14 साल बाद जब श्री राम वापस आए तो उन्होंने देखा कि सरयू के तट पर किन्नर उनका इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने उसका कारण पूछा तो किन्नरों ने बताया कि 14 साल पहले आपके केवल नर और नारी को ही वापस लौटने की आज्ञा दी थी, सो वे लौट गए। हम किन्नर हैं, अतः हम यहीं रुक गए और आपका इंतजार करने लगे। कहते हैं श्री राम ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि कलयुग में उनका राज होगा, उनकी दुआएं लोगों को लगेगी। इसी तरह रामचरितमानस, पुराणों व महाभारत में कई बार किन्नरों द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों पर गायन और वादन करने के संकेत मिलते हैं। द्वापर युग का श्रीखंडी नामक पात्र इस समुदाय के लिए एक कालजयी पात्र सिद्ध हुआ। महाकाव्य महाभारत में शिखंडी का उल्लेख मिलता है। शिखंडी महाराज द्रुपद का पुत्र व द्रौपदी का भाई था, जो किन्नर था। उसे कहीं सती का अवतार भी कहा गया है। शिखंडी ने अपने शिक्षा दीक्षा विधिवत पूरी की थी और इस पात्र ने यह सिद्ध कर दिया कि किन्नर समुदाय के लोग दुनिया के बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं। कहा जाता है कि शिखंडी ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा था। उसकी प्रतिभा को देख श्री कृष्ण ने उसे महाभारत के युद्ध में सेनापति बनाया था। गीता के पहले अध्याय में लिखा है कि शिखंडी च महारथ अर्थात महारथी था। शिखंडी महारथी था। उपयुक्त कथाएं इस बात की प्रमाण हैं कि उस काल में इस समुदाय को काफी सामाजिक मान्यता मिली हुई थी। ये कथाएं काल्पनिक या ऐतिहासिक हैं। यद्यपि बहस का विषय हो सकता है, पर इन कथाओं को समाज में जिस प्रकार स्वीकृति मिली है, इससे प्रमाणित होता है कि उस काल में थर्ड जेंडर समुदाय के व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयुक्त व्यवस्था थी। मध्यकाल, अभी तक तो हमने प्राचीन काल पढ़ा, अब है मध्यकाल, बीच का काल। इस काल के संबंध में कुछ ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। यह वह काल था जब बाहर के राजाओं ने भारत पर आक्रमण किया। इन आक्रमणों से काफी कुछ क्षति हुई। वहीं कई क्षेत्रों में सांस्कृतिक विविधता का भी विकास हुआ। वे अपने साथ अपने देशों की सांस्कृतिक सभ्यता लेकर यहाँ आए थे। इससे हमारी संस्कृति काफी समृद्ध हुई। कुछ मुसलमान राजाओं ने थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को अपने महलों में राजकुमारियों व रानियों के अंगरक्षकों के रूप में भी रानीवास में नियुक्त किया। मध्यकालीन ऐतिहासिक दस्तावेजों से जानकारी मिलती है कि कुछ मुगल राजाओं ने किन्नरों को गुप्तचर विभाग व सेना विभाग में भी कार्य करवाया। इसी तरह कई मुगल राजाओं ने किन्नरों को बहुत इज्जत से आश्रय दिया था। गान व नृत्य कलाओं के ये विशारद हुआ करते थे। इस काल में बनी परंपराओं का आज भी त्योहारों मतलब किन्नरों के आश्रम में पालन होता है। लगातार आक्रमण और राजनीतिक अस्थिरता के चलते किन्नर अपने आप को असुरक्षित मानने लगे। कई आक्रमणकारियों का दृष्टिकोण उनके प्रति अच्छा नहीं था।
इन संकटों से छुटकारा पाने के लिए अब किन्नर अलग अलग रहने की बजाय एकत्रित होकर रहने लगे। इसी सुरक्षा और आश्रय की भावना से ही गुरु शिष्य परंपरा का विकास हुआ। देहार में मतलब आश्रम में रहने वाले मुस्लिम धर्म का पालन करते थे। देहार में किन्नर पवित्रता व अनुशासन का जीवन बिताते थे। वहां पे किन्नर अपने गुरुओं से नृत्य व गायन में पारंगत होते थे। अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए वे ज्यादातर बाहर नहीं निकलते थे, केवल अपने आजीविका के लिए साल में एक दो बार बधाई मांगने निकला करते थे। आज किन्नर जिस कोथपन भाषा का प्रयोग करते हैं वह फारसी से आई है। चूंकि भाषा व विशिष्ट संस्कृति का विकास संगठन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई होती है, अतः इस काल में किन्नरों की विशेष भाषा कोथपन का प्रचलित होना यह बताती है कि समूहों में रहना सीख रहे थे। संभवतः बधाई मांगने व एकत्रित रहने की परंपरा इसी काल में पनपी। कहा जाता है कि मध्यकाल में अजमेर नामक स्थान में एक बड़े मुस्लिम संत रहा करते थे, जो अजमेर के ख्वाजा नाम से प्रसिद्ध भी हुए। उन्होंने एक किन्नर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे पुत्र रत्न का वरदान दिया था। उस घटना की याद में आज भी बाबा के उस उर्स के वक्त किन्नर बड़ी संख्या में अजमेर में चादर चढ़ाने पहुंचते हैं। तो ये भी एक बड़ी मान्यता है। अब है आधुनिक काल, ठीक अभी का समय। तृतीय लिंग समुदाय ने आधुनिक काल में भी अनेक कीर्तिमान रचे हैं। आधुनिक काल की चुनौतियां अन्य कालों की अपेक्षा काफी अलग रही है। अब दुनिया सिमट चुकी है। विज्ञान, औद्योगिकीकरण व राजनीतिक विचारधाराओं ने लोगों के मस्तिष्क के द्वार खोल दिए हैं। अब लोग अपने अंतर संबंधों के विषय में खुलकर बातें करने लगे हैं। समुदाय के कई लेखकों ने अपने यौन संबंधों व प्रेम प्रसंगों के बारे में काफी खुलकर लिखना शुरू भी कर दिया। यौन व्यवहार को समाज में मान्यता दिलाने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संगठन बनने लगे। इसमें नाज, यूनिसेफ, नृत्य श्रृंगार, हम सफ़र व दक्षिण भारत में थर्ड जेंडर वेलफेयर सोसाइटी का संगठन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही धारा 377 में संशोधन किया, काफ़ी लोग खुलकर सामने आने लगे। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य व अन्य अधिकारों के लिए लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाएं चलाई। इसके तहत भी लोग संगठित होने लगे। थर्ड जेंडर के यौन व्यवहारों पर इतनी बारीकियों से काम हुआ कि इस समुदाय के अंतर्गत पाए जाने वाली विभिन्नताओं का परिचय मिला। इन विभिन्न समूहों को अलग अलग नाम दिया जाने लगा, जैसे किन्नर, जी टीजी आदि। टीजी मतलब ट्रांसजेंडर, है ना। यहाँ एक बात उल्लेख करना आवश्यक है कि अब किन्नर उसे कहा जाता है जो नारी वेश में पवित्रता व अनुशासन की जिंदगी जीते हैं। अतः किन्नर एक आदर्शवादी नाम हो गया है। तृतीय लिंग समुदाय लोगों ने कारपोरेट समाज सेवा, राजनीतिक, फैशन, संगीत व अन्य क्षेत्रों में भी अपना लोहा मनवाया है। उसकी प्रतिभा को देख लोगों ने दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो गए। सिल्वेस्टर मर्चेंट, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मनिंद्र सिंह गोयल, फैशन डिजाइनर रोहित व विधायक शबनम मौसी आदि प्रमुख है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस समुदाय के अंदर कई क्षमताएं और प्रतिभाएं छिपी हैं। समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि इनकी प्रतिभा व शक्ति का उपयोग समाज को श्रेष्ठ और सुंदर बनाने में किया जा सके। अतः हमें ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना बहुत जरूरी है जहाँ तृतीय लिंग समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सके। हमारी भारतीय संस्कृति सदैव ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सह नावतु सह न भुनत्तु के आदर्शों पर विकसित हुआ है। विश्व का कल्याण तभी संभव है जहाँ यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को अनुकूल वातावरण मिल सके। केवल तृतीय लिंग समुदाय ही नहीं, बल्कि कई ऐसे वर्ग हैं जो विकास क्रम में पीछे हो गए हैं। उन्हें पुनः उसी विकास की गति में जोड़ना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है।
पाठ 17 तृतीय लिंग का बोध।